सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और जैसे आपको पता है हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है इस चैप्टर का और हम क्या करने वाले आज हमारा है जी बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो देयर आर थ्री थ्योरीज विच एक्सप्लेन द बॉन्डिंग्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें पहली थ्योरी वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सेकंड इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और तीसरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो हम वन बाय वन इन थ्योरीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो टू बिगिन विद, जैसे फर्स्ट थ्योरी है जी वर्नर थ्योरी। तो सबसे पहले ये थ्योरी प्रपोज की गई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं। अब एग्जाम में इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, कि ऐसा रेयर ही आएगा कि राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी। पर जब तक हमारे को पोस्टुलेट्स क्लियर नहीं होते ना, तब तक हम जो है वो आगे इसके ऊपर समझ नहीं पाते, इसको क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे हम इसके। तो ये क्या बोलता है, इसका पहला पोस्टुलेट्स है कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो सेंट्रल मेटल है दैट एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। क्या बोला कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम है दैट एग्जिबिट टू टाइप ऑफ वैलेंसीज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनाइजेबल है, मतलब वो आयन में कन्वर्ट हो सकती है, हेंस इट रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन आयनाइजेबल है एंड दैट रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है ये कि मेटल टेंड टू सेटिस्फाई बोथ दीज वैलेंसीज। मेटल ने बोथ वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना है, प्राइमरी को भी और सेकेंडरी को भी। जो प्राइमरी वैलेंसी है दैट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन यानी एनायन, whereas secondary valencies is satisfied by negative ion and neutral molecule. Fourth point कि every metal has fixed number of secondary valency, मतलब उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट के जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 6 है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और जो सेकेंडरी वैलेंसी है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय थिक लाइन। सिक्स्थ पॉइंट कि सेकेंडरी वैलेंसी जो है इट इज डायरेक्टेड इन स्पेस एंड दैट डिटरमाइन ज्योमेट्री। जो सेकेंडरी वैलेंसी है दैट इज डायरेक्टेड इन स्पेस and that gives the geometry, that determine the geometry। तो ये इसके कुछ पोस्टुलेट थे क्विकली कि मेटल की दो तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है और दैट रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल दैट रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, and metal tend to satisfy both these valencies. Primary valency is satisfied by negative ion, whereas secondary valency is satisfied by both negative ion and neutral molecule. तो एवरी मेटल हैज फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है। और प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को थिक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्टेड इन स्पेस एंड दैट डिटरमाइन ज्योमेट्री। ये हो गया जी। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इसके ऊपर आ सकते हैं या कैसे हैं। तो जैसे कंपाउंड एक दिया गया हमारे पास कि फॉर एग्जांपल यह है COCl3.6H2O, ठीक है। तो इसको क्या किया गया कि सबसे पहले जब इसको ट्रीट किया गया विद AgNO3 तो AgCl के प्रेसिपिटेट बन गया। इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो इससे क्या कंफर्म हुआ, तो इससे ये प्रूव हुआ कि जो है वो Cl नेगेटिव दैट इज प्राइमरी वैलेंसी। तो Cl नेगेटिव कैसी है, प्राइमरी वैलेंसी है। दूसरा क्या किया गया, जब इसको जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया गया
क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम ये पता करते हैं कि कितने AgCl के मोल प्रेसिपिटेट हुए एक मोल इस कॉम्प्लेक्स का या इस कंपाउंड का। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हमारे को ये पता चला कि जो 3 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड, 3 मोल्स बने बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3Cl नेगेटिव इज द प्राइमरी वैलेंसी। नाउ एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट वो 6 है, तो देयरफॉर जो अबव कॉम्प्लेक्स कैन बी फॉर्मुलेटेड, तो अबव कॉम्प्लेक्स कैन बी फॉर्मुलेटेड एज CO H2O होल 6 Cl3 बोलते। फिर इसको इस तरह से इसकी जो फॉर्मुलेशन वो ऐसी होनी चाहिए। अब यहां पे OH2 ऐसा लिख दिया, OH2 OH2 H2O H2O H2O। तो ये क्या हो गया, दिस इज सेकेंडरी वैलेंसी, थिक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हो गया इसका हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये आ गया उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो कि +3 आएगा। नाउ जो Cl है उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, ऐसे दिखा दिया इसको। तो दिस इज हाउ जो इस कॉम्प्लेक्स की एप्लीकेशन हमने एक की। तो जो अभी जैसे हमने, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट खुद तो कर नहीं रहे हैं, तो ये हमारे पास क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक हिंट दिया होगा, एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दी होगी, और उसी बेसिस पे हमने इनके फर्दर क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर करके। ना हमारे से पूछा गया है कि राइट द करेक्ट फॉर्मूला फॉर फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्वेश्चन आप सुन लीजिएगा, राइट करेक्ट फॉर्मूला फॉर फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नाउ CrCl3.6H2O, और इसके बारे में हमारे पास क्या एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है कि इट गिव्स 3 क्लोराइड आयन। नाउ इट इज वायलेट इन कलर, ये दिया हुआ है हमारे पास वायलेट इन कलर, एंड इट गिव राइज 3 क्लोराइड आयन पर यूनिट ऑफ फॉर्मूला। मतलब इसमें से 3 क्लोराइड आयन निकल गया बाहर जब इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया गया। तो इसका हमने करेक्ट फॉर्मूला लिखा, तो क्या हो जाएगा, जैसे भी ऊपर वाला भी किया हमने, ये इसका आंसर हो गया जी। सेकंड अगेन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि CrCl3.6H2O, और अगर हम इसको इसकी ड्रॉ करेंगे इसका स्ट्रक्चर, तो एग्जैक्टली जैसे ऊपर भी किया था सेम होगा। फर्क होगा क्या कि क्रोमियम की जगह पे, मतलब वहां पे हमने कोबाल्ट लिया था, यहाँ पे क्रोमियम है। अब यहां पे क्या बोल रहा है हमारे पास, ये सेकंड दिया हुआ है कि इट इज लाइट ग्रीन, दिस कॉम्प्लेक्स हैज लाइट ग्रीन कलर एंड इट गिव्स राइज 2 क्लोराइड आयन पर यूनिट फॉर्मूला। तो इसमें से 2 क्लोराइड आयन ही निकले। अब क्योंकि क्रोमियम का भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो दैट मीन्स कि हमने अंदर जो है वो 6 ही रखने हैं, Cr, और बाहर सिर्फ हमारे को 2 ही क्लोराइड, तो एक क्लोराइड जाहिर सी बात है कि अंदर होगा हमारे पास। अब एक क्लोराइड अगर अंदर हुआ तो वाटर के मॉलिक्यूल कितने होने चाहिए, 5, और फॉर्मूला को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे को इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ा। तो नाउ अगर ये इस तरह से होता तो क्या हो गया जी, ये OH2 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 इस तरह से लिख दिया। अब एक Cl है हमारे पास। अब जो Cl है ये डुअल वैलेंसी शो कर रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल है, तो हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, और बाकी जो 2 Cl तो हमारे पास है ही है जो बाहर है, तो उनको हमने इस तरह से उनकी शो कर दी। ठीक है, तो ये Cl क्योंकि प्राइमरी भी शो कर सकता है, सेकेंडरी भी, तो ऐसे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इन द सेम वे अगर हमारे पास एक कंपाउंड है CrCl3.6H2, और इसके बारे में हमारे पास क्या है जी, इट इज डार्क ग्रीन
and it gives rise one chloride ion per unit formula। तो क्योंकि एक ही क्लोराइड आयन दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगेन अंदर तो क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, मैंने आपको बताया, आपको कोबाल्ट का भी 6 होता है। तो Cr, अब 2 Cl हमारे को अंदर लेने पड़ेंगे, Cl तो एक ही हम बाहर रख पाएंगे, तो फिर उसके लिए हमारे को वाटर कितने रखने पड़ेंगे अंदर 4, और जो 2 वाटर के मॉलिक्यूल दैट इज, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ हाइड्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ना, हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर आप इसका नाम भी लिख सकते हो और इसके जो है अगर स्ट्रक्चर बनाना है हमने, तो अब क्या करना पड़ेगा फिर हमारे पास यहां पे हमारे को कहीं पे भी हमने एक Cl और ले लिया ये, और ये भी फिर से जो है और बाहर से हमारे को एक Cl कम करना पड़ेगा, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया जी। नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस थ्योरी। तो अगला क्वेश्चन है जी, आप नोट कीजिएगा। द क्वेश्चन इज कि अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला coordination compound with molecular formula COCl3 dot 4NH3 form precipitate of AgCl with AgNO3। ठीक है, its molar conductivity is found to be equivalent to of 2 ions। its molar conductivity is found to be equivalent of 2 ions। write structural formula and IUPAC name of the compound। तो बोलते इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी 2 आयंस के बराबर ही पाई गई है, तो हमने क्या करना है इसका, तो 2 आयंस का मतलब क्या हुआ कि देखिए हमारे पास एक तो बाहर होगा पक्का, और फिर CONH3 होल 4 Cl2, यही बन सकता है इसमें। जब हम इसको डिसोसिएट करेंगे आपको सॉल्यूशन में, तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, 2 आयंस के बराबर आएगा ये, तो एक कैटायन एक एनायन। तो इसलिए इसका जो करेक्ट फॉर्मूला हमारे पास ये हुआ। अगर इसका आईयूपीएसी नेम भी पूछा हुआ है तो हमारे को पता है कि इसका आईयूपीएसी नेम होगा टेट्रा अमाइन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। चलिए जी, और देखते हैं क्वेश्चन। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, नाउ अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंडक्टिविटी। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंडक्टिविटी इन एक्वा सॉल्यूशन। CrH2O होल 6 Cl3, ये फर्स्ट कंपाउंड है। देन सेकंड है CrH2O होल 5 Cl2 डॉट H2O, ये सेकंड कंपाउंड। देन वी हैव CrH2O होल 4 Cl2 Cl dot 2H2O, this is the third compound, and the last is CrH2O whole thrice Cl3 dot 3H2O, so this is the fourth compound। अब इसमें हमारे को बोला हुआ है कि अरेंज these compound in the increasing order of their conductivity। इसके अलावा यही क्वेश्चन हमारे से पूछा जा सकता है कि अरेंज दीज कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लाइक एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमने क्या बात याद रखनी है कि नंबर ऑफ मोल्स किसमें कितने प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने ज्यादा
इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और उसी हिसाब से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी होगी ना। अगर हम इनको देखें, हमने इंक्रीजिंग में करना है, तो क्या हुआ हमारे पास आप इसको लास्ट वाले को देखिए, ये कितने आयन प्रोड्यूस करेगा? ये कोई भी आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, इट विल बिहेव एज अ सिंगल मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि बाहर कोई भी क्लोराइड नहीं है, आयनाइजेबल तो कुछ भी नहीं है यहां पे, तो दैट मीन्स कि इसकी कंडक्टिविटी लीस्ट होगी। सो फोर्थ विल हैव लीस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ कोर्स। अब उसके बाद सॉरी दिस वाज यहां पे Cl3 था, प्लीज इसको करेक्ट कीजिएगा, CrH2O6 Cl3। हाँ अब ठीक है। अब यहां पे कितने आयन प्रोड्यूस होंगे? जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये कैसे देगा? CrH2O4 Cl2 और बाहर भी है एक Cl, तो इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, तो टोटल आयन 2 होंगे इसमें। इन द सेम वे इसके कितने आयन, अगर आप इसको स्प्लिट करके देखो तो ये बन जाएगा CrH2O5 Cl, और क्योंकि 2 Cl बाहर है तो इसका मतलब इसके ऊपर 2 पॉजिटिव होगा, तो टोटल आयन इसमें 3 प्रोड्यूस होंगे। और इन द सेम अगर यहां पे देखें हम तो CrH2O6 और यहां पे 3 Cl नेगेटिव निकल रहे तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव है। टोटल आयन कितने हुए इसमें? 4। तो दैट मीन्स कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी और एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 देन 3 देन 2 एंड देन 1। ये हो गया जी हमारे पास। तो इस तरह के इसके ऊपर क्वेश्चंस हमारे पास आते रहते हैं। और तो नेक्स्ट हमारे को दिया हुआ है जी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Cr6H2.Cl3, इट्स मोलर कंडक्टिविटी इज फाउंड टू बी सेम एज दैट ऑफ 3:1 इलेक्ट्रोलाइट, राइट इट्स करेक्ट फॉर्मूला एंड IUPAC नेम। ये दो चीजें हमारे को करनी है। तो 3:1 का मतलब क्या हुआ कि 3 कैटायन 1 एनायन या 1 कैटायन 3 एनायन, तो 3:1 का मतलब टोटल आयन 4 होने चाहिए। तो टोटल आयन 4 तभी होंगे, क्रोमियम तो अंदर ही रहेगा और Cl3 बाहर आना चाहिए, और जाहिर सी बात है यहां पे 6 वाटर के मॉलिक्यूल अंदर हो गए। तो अगर आप इसको डिसोसिएट करोगे एक्वस मीडियम में, तो इसमें टोटल आयन मतलब ये कितना हो गया? 1 कैटायन 3 एनायन, तो 1:3 या 3:1 की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसका करेक्ट स्ट्रक्चर हो गया। और IUPAC नेम आपको पता क्या होगा? हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, और ये NCERT का क्वेश्चन है। नाउ ये बोला है क्वेश्चन नंबर 9.1 एक्सरसाइज का हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं। The question is कि on the basis of following observation made with aqueous solution, assign secondary valency to the metal in following compound। और यहां पे हमारे को क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है फॉर्मूला, और दूसरे कॉलम में लिखा मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड, मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड पर मोल ऑफ कंपाउंड, per mole of compound with AgNO3। तो moles of AgCl precipitated per mole of compound with AgNO3। नाउ सबसे पहले लिखा हुआ है जी PdCl2 डॉट 4NH3, 4NH3, और यहां पे जो मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड दैट इज 2 मोल्स। अब 2 मोल्स क्लोरीन के बाहर निकले, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो करेक्ट फॉर्मूला बना, हमने फॉर्मूला भी लिखना, करेक्ट फॉर्मूला यहीं पे आंसर लिख रहा हूं साथ में, और सेकेंडरी वैलेंसी भी असाइन करनी है, क्योंकि 2 Cl आ रहे हैं तो Cl2 बाहर आएगा, और PdNH3 सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी आ गई वो आ गई 4।
Second, we have been given NiCl2 6H2O, NiCl2.6H2O। तो इसमें भी 2 Cl निकल रहे हैं। अब 2 Cl बाहर निकल रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ ना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट इज 2, तो NiH2O होल 6 एंड Cl2, तो ये करेक्ट फॉर्मूला हो गया। एंड जो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी आई वो कितनी आ गई 6, यानी जो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। अगला PtCl4 डॉट 2HCl। अब यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि इसमें जो बोल रहा है कि Cl कितने निकल रहे हैं, 0 निकल रहे हैं। अब 0 निकल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि Cl अंदर होंगे, फिर Pt हो गए और 1 Cl, 4 Cl ये थे, 2 Cl यहां से हो गए, तो 6 Cl आ गए हमारे पास, ये हो गया ना। अब 6 Cl आ गए हमारे पास यहां पे, क्योंकि कोई भी Cl बाहर निकल रहा है, तो ये H कहां लिखे हम, यहां तो लिखते नहीं है, यहां पे H जो है कैटायनिक फॉर्म में हो सकता है, तो इसका आंसर जो है हमारे पास ये होगा। बच्चे इसको कई बार क्या करते हैं कि PtCl4 और HCl होल ट्वाइस, HCl इज नॉट अ लिगेंड, HCl कोई लिगेंड नहीं है हमारे पास, तो इसकी भी सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो 6 आ गई। देन सेकेंड लास्ट COCl3 डॉट 4NH3 और इसमें 1 आ रहा है बोलते हैं बाहर हमारे पास, तो 1 अगर बाहर आ रहा है तो Cl1 तो बाहर लिख लिया हमने, NH3 होल 4 और Cl2, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी इसमें, 4 तो ये हो गए और 2 क्लोरीन के हो गए, तो सेकेंडरी वैलेंसी इसमें हमारे पास 6 हो गई। एंड द लास्ट इज PtCl2 डॉट 2NH3, और इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स AgCl के प्रेसिपिटेट हुए 0, तो इन दैट वे हमारे पास क्या बन गया जी, PtNH3 होल ट्वाइस Cl2, और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हुई, 2 और 2 4, तो सेकेंडरी वैलेंसी इसमें 4 आ गई। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन किए ऑन द बेसिस ऑफ दिस वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ना इससे पहले कि हम अगली थ्योरी पढ़ें, हमारे को कुछ पॉइंट क्लियर रखने हैं यहाँ पे। जो सेकेंड थ्योरी है हमारे पास, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो एक तो रखना है हमने, पता करना है हमने, या हमारे को फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि हम डी ब्लॉक वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, और स्पिन ओनली फॉर्मूला टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट। जिन कॉम्प्लेक्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर पैरामैग्नेटिक, एंड पैरामैग्नेटिज्म इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं। तो जो म्यू होता है दैट इज n इंटू n+2 अंडर द रूट bm। bm स्टैंड फॉर बोहर मैग्नेट्रॉन, बोहर मैग्नेट्रॉन, और n है यहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्या याद रखना है कि अगर n की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू अगर 1 हुई तो क्या आ जाएगा यहां पे, म्यू इज इक्वल टू 1+2√3, तो दैट इज 1.73 bm। अगर हम ये याद रखेंगे तो हमारा बहुत सारा काम आसान होता, नहीं तो हमारे को कई बार सॉल्व भी करना पड़ता है। दूसरा कि n की वैल्यू अगर 2 है तो म्यू आ जाएगा हमारे पास 2+2, 4 2 जा 8, √8, एंड दैट इज 1.83 bm। अगर n की वैल्यू हमारे पास है 3, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा जी, 3+2 5, 5 3 जा √15, सॉरी दिस इज 2.83, प्लीज इसको ठीक कीजिएगा, 2.83, और जो √15 आता है हमारे पास, √15 में जो आ जाएगा 3.87 आ गया ये, क्योंकि आगे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट दिया होगा,
तो हमारे को अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर डायरेक्ट पता हो तो ठीक रहेगा। देन फोर्थ है कि अगर n की वैल्यू 4 है तो कितना आएगा, 4 + 2 6, 6 4 जा 24, रूट 24 आया हमारे पास, और ये आता है जी 4.90 bm। एंड द लास्ट इज, लास्ट क्यों, क्योंकि 5 से ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो n की वैल्यू 5, तो म्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 2 7 रूट 35, दैट इज 5.92 bm। तो इसका याद रखने का थोड़ा सा वैसे भी तरीका है, अगर आपको पूरी वैल्यू ना याद हो और ये दिया और अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना, तो अगर 1 है 1.7 है तो इसका मतलब कि n की वैल्यू 1 होगी, अगर 2 है तो इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, 3 से शुरू हो रहा है अगर मैग्नेटिक मोमेंट तो 3 होंगे, 4 से शुरू हो रहा है तो 4 होंगे, और 5 से शुरू है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। ऐसे भी आप याद रख सकते हो अगर आपको ये एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है। तो एक तो हमारे को स्पिन ऑनली फॉर्मूला चाहिए, दूसरा क्या चाहिए हमारे को, और दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, अगली थ्योरी को समझने के लिए स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। तो नॉर्मली क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारे पास जो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स होती है, एक्स और सल्फर सब्स्टिट्यूटेड लिगेंड्स, वो सबसे वीक लिगेंड्स कंसीडर किया जाता है। उसके बाद है जी हमारे पास ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूटेड लिगेंड, जिसमें ऑक्सीजन हो, पहले हाइड्रोजन या सल्फर सब्स्टिट्यूटेड, उसके बाद ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूटेड लिगेंड, देन कम्स टू द नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड लिगेंड, और लास्ट में आता है हमारे पास कार्बन सब्स्टिट्यूटेड लिगेंड, मतलब जिसमें कार्बन हो। तो उन लिगेंड्स को हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उनको बोला जाता है। तो जैसे हमारे पास ये हेलोजन हो गए, Cl, Br, I, SCN, ठीक है, F, तो इनको हम क्या मानेंगे, या H2O even, दे आर कंसिडर एज वीक फील्ड लिगेंड। और जैसे नाइट्रोजन वाला हो गया, Cn हो गया, NH3 हो गया, En हो गया, या कार्बन वाला हो गया Cn और CO, इनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो नेक्स्ट थ्योरी करने के लिए हमारे को दो चीजें पता होनी चाहिए, जिसमें है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स के हिसाब से वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं। तो इनको हम करेंगे अगली थ्योरी में इस्तेमाल, और जब पूरा एक जो करेक्ट अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर। पर अभी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने के लिए एक तो अनपेड इलेक्ट्रॉन मैंने बता दिया, मैग्नेटिक मोमेंट, और दूसरी चीज क्या हमारे को पता करनी है, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं। तो पर्टिकुलरली आपने ये इवन इसमें एक चीज में एक और भी स्किप कर गया, यहाँ पे NO2 हो गया, NH3 हो गया, Cn हो गया, CO, कार्बन और नाइट्रोजन वाले जो लिगेंड्स होते हैं दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इस थ्योरी को तो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट थ्योरी करते हैं।